नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुअर्ना पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्याकरण का शुरुआत किए थे और उसमें पढ़ाए थे व्याकरण की शुरुआती चीज़, जिसमें पढ़ाए थे भाषा, व्याकरण और उसके भेद। उसके बाद हमने लिपि पढ़ाए थे। उसके बाद हमने व्याकरण के भेद बताए थे, जिसमें था व्याकरण के 4 प्रकार थे: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो उसी को सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू करेंगे व्याकरण के पहले नंबर का भेद प्रकार, वो है आपका वर्ण विचार। दोस्तों, यहाँ पर हमको वर्ण के बारे में विचार करना है। वर्ण क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसके प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। वर्ण का क्या सहभागिता रहता है वाक्य बनाने में या शब्द बनाने में, उसको हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण है क्या। वर्ण का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों, वर्ण को जो है वह परिभाषा है मुख से निकलने वाली कोई भी सार्थक शब्द या ध्वनियों का लिखित रूप जो है वह वर्ण कहलाता है। मतलब हमारे मुख से जो कोई भी सार्थक ध्वनि निकलता है, उसको जो हम लिखित रूप प्रदान करते हैं, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो यही परिभाषा है, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो आपको वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। वर्ण जो होती हैं वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। दोस्तों, अगर भाषा की दूसरी एग्जाम्पल में अगर देखें तो भाषा की उस छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसका और भी खंड नहीं किया जा सके। यानी वर्ण भाषा को वह सबसे छोटी इकाई है जिसका और भी खंड नहीं किया जा सकता है, जिसका जो है विच्छेद नहीं किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें आपको हम अगर माला बोलते हैं तो माला क्या हो गया आपका, यह शब्द हो गया। माला हो गया आपका शब्द। अगर माला को हम अगर टुकड़ा करते हैं तो माँ प्लस ला, तो माँ हो गया आपका एक अक्षर भी और ला को हो गया अक्षर। और माँ का भी हम खंड कर सकते हैं, मो प्लस आ, दोनों वर्ण में विभक्त हो गया। इसलिए हम वर्ण का अब इसका कोई खंड नहीं कर सकते हैं। यानी मौ का हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं, आ का भी कोई खंड नहीं कर सकते हैं। तो वही हो गया आपका वर्ण, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। तो हो गया आपका मौ प्लस आ, माँ लो प्लस आ। अब ये दोनों वर्ण में जो है चारों विभक्त हो गया है और इसका अब कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, कोई खंड नहीं किया जा सकता है। तो इसी को हम वर्ण कहते हैं, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सके। दोस्तों, वर्ण के ही से मिलता जुलता एक शब्द है वर्णमाला। चलिए उसको भी समझते हैं। वर्णमाला क्या है, कहने से ही स्पष्ट होता है। वर्णों का एक माला यानी एक समूह, तो वही है यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं, तो उस वर्णमाला उसको कहेंगे, वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध। कहने का मतलब व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहेंगे। कैसा व्यवस्थित या क्रमबद्ध, तो यहाँ पर आप देखिए वर्णमाला का जो है वर्ण सहित इसका प्रकार देखिए। एक होता है स्वर। वर्णमाला का जो है एक भेद जो है वह स्वर है। स्वर में देखिए कैसे व्यवस्थित है, अ है, उसके बाद आ है, उसके बाद हर्ष है, दीर्घ है, हर्ष उ, दुर्ग उ, फिर है रे, ए, ऐ, ओ, औ। यह जो आपका यह व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। अगर यहाँ पर व्यवस्थित नहीं लिखते तो आ के जगह पर जो है अ लिखा जाता है, ई के जगह पर उ लिख देते। यह भी एक समूह होता, लेकिन व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह नहीं होता। तो यही है इसका वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह को वर्ण कहते हैं। दोस्तों, दूसरा में अयोगवाह। अयोगवाह भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है अनुस्वर और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वर मतलब अंग स्वर, जिसके ऊपर उसका लिपि चिन्ह जो होता है वह सिर रेखा के ऊपर एक बिंदु आकार का होता है। और विसर्ग जो है वह यहाँ देख सकते हैं, जिसको कहते हैं अह विसर्ग अह। फिर दूसरा है व्यंजन में। देखते हैं व्यंजन में कैसा वर्णमाला समूह है। तो व्यंजन में जो कुल है वो आप देख सकते हैं, पहला में है क वर्ग, यानी क ख ग घ से
अर तक को जो है वह कवर्ग कहेंगे। फिर है चौवर्ग, उसी प्रकार है टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और उसके बाद है अंतःस्थ। अंतःस्थ में कुल 4 वर्ण शामिल हैं, उसमें है य, र, ल, व। फिर है उष्म वर्ण, उष्म जो है वर्णमाला, उसमें है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। और उसके बाद आता है संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण माला, उसमें आता है आपको अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। फिर दोस्तों एक लास्ट में 4वें वर्णमाला में आगत वर्ण, इस सबको बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है उसमें, क्या होता है अंतःस्थ, संयुक्त, आगत वर्ण क्या है, अयोगवाह क्या है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है। एक होता है आगत वर्ण, उसमें हम लिखेंगे अ, ज, फ। तो दोस्तों हमने देखा वर्णमाला क्या है और वर्ण क्या है। वर्ण जो है उस ध्वनि को कहते हैं जिसका, उस वर्ण को कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं किया जाता है, या मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को जो लिखित रूप है वह वर्ण कहलाता है। और वर्णमाला जो है व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम वर्ण कहते हैं। जिसमें देखें हमने स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, व्यंजन में देखिए कितने प्रकार हैं। फिर देखिए आगत वर्ण। चलिए अब चर्चा करते हैं वर्ण के प्रकार के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वर्ण को जो है उसको हम 2 प्रकार में बांटा गया है। वर्ण को जो है 2 प्रकार के बांटा गया है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। आमतौर पर यह सभी जानते रहते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वही है स्वर, और दूसरा है आपका व्यंजन। स्वरों की संख्या जो है वह कुल 11 है। स्वर की कुल संख्या कितनी है आपको 11 है। और व्यंजन की कुल कितनी संख्या है, व्यंजन की कुल संख्या 35 है। आपका व्यंजन की कुल संख्या 35 है। चलिए अब बात करते हैं स्वर पर। दोस्तों स्वर उस वर्ण को कहते हैं, वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता हो उसको क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। या दूसरे शब्द में अगर कहें तो वर्ण उस वर्ण को, स्वर उस वर्ण को कहते हैं जो अपने आप की सहायता से बोला जाता हो। अर्थात वर्ण जो है अपने आप की सहायता से बोला जाता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। तो यही है वे वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। या अगर दूसरे शब्द में कहें वह वर्ण जो अपने आप की सहायता से बोला जाए उसे हम स्वर कहते हैं। अगर स्वरों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो देखें यहाँ पर 11 है। और वह 11 कौन कौन है, तो वह है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे स्वर के बारे में, स्वर के प्रकार के बारे में। दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों को जो डिवाइड किया गया है वह 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उच्चारण में समय के आधार पर। पहला जो है स्वर का पार्ट, उसको जो है वह स्वरों में जो है उच्चारण में समय के आधार पर, अर्थात उस वर्ण को उच्चारण में कितना समय लगता है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। और दूसरा है आपका उच्चारण में अंग के आधार पर, यानी जिस वर्ण को उच्चारण में जो हमारे शरीर का अंग प्रयोग होता है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। चलिए पहले देखते हैं उच्चारण में समय के आधार पर। दोस्तों उच्चारण में समय के आधार पर जो है वो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हम उस स्वर को कहते हैं, ह्रस्व स्वर उस स्वरों को कहते हैं जिस स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है।
यानी हस्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम हस्वर कहते हैं, हस्वर कहते हैं। दोस्तों हस्वरों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो इसकी कुल संख्या जो है आपको 4 होती हैं, यानी हस्वर कुल 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? तो वह है अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। इसके उच्चारण में बहुत कम समय जो है वह लगता है। फिर दूसरा में है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में ह स्वर से 2 गुना समय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 गुना समय प्रयोग लगता है। किससे? तो ह स्वर से, यानी ह स्वर को बोलने में हमें जितना समय लगता है उतना ही जो है उसके 2 गुना हमको दीर्घ स्वर को बोलने में समय लगता है। अगर दीर्घ स्वरों की बात करें तो उसकी कुल संख्या जो है आपको यहाँ पर 6 है। वही है दीर्घ स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में ह स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या आपको जो है आपको हो जाएगा 6। पहला है आ, दूसरा है दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और एक औ। औ कुल संख्या जो है 7 हो गया। फिर है आपका तीसरा में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में जो है ह स्वर से तेगुना समय का प्रयोग करना पड़ता है, यानी प्लुत स्वर जिस स्वरों के उच्चारण में ह स्वर से तेगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के अगर एग्जाम्पल देखें तो वो है आपका ओम। ओम का उच्चारण में जो है जो ह स्वर है उससे तिगुना समय का प्रयोग होता है। दोस्तों हमने देखा यहाँ पर उच्चारण में जो समय के आधार पर जो स्वर का प्रकार और उसके डिफिनेशन देखे हैं। अब बात करेंगे हम उच्चारण में अंग के आधार पर जो है वह स्वरों का प्रकार, यानी उच्चारण करने में किस वर्ण को हमें किस किस अंग का प्रयोग करना पड़ता है उसी के आधार पर जो देखेंगे। उसके आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है निम्नुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। पहला है आपका निम्नुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। निम्नुनासिक स्वर का हमने बताया था कि स्वरों को जो 2 भागों में बांटा गया है उच्चारण के आधार पर, जिसमें एक उच्चारण में समय के आधार पर यानी उच्चारण में जो समय का प्रयोग होता था उसके आधार पर बांटा गया है, और दूसरा बांटा गया था स्वर को, उसमें हमारे जो उच्चारण में जो अंग का प्रयोग होता है जिस स्वर को बोलने में उसको आधार मानकर बांटा गया था। जो अंग के आधार पर बांटा गया था उच्चारण में वो उसको 2 प्रकार के बांटा गया था, एक था निम्नुनासिक और दूसरा था अनुनासिक। तो निम्नुनासिक किसको कहते हैं और अनुनासिक किसको कहते हैं उसको हम आज अभी फिर से बताते हैं। तो दोस्तों निम्नुनासिक स्वर, निम्नुनासिक स्वर जिस स्वर का उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस स्वर को हम बोलते हैं उसमें केवल मुख का प्रयोग किया जाता है उसको हम स्वर निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग होता है उसे निम्नुनासिक स्वर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? निम्नुनासिक स्वर। इसका अर्थ यह है सभी स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, यानी स्वरों की जो कुल संख्या है 11, उस सभी का जो है उच्चारण केवल मुख से होता है। तो सभी वर्ण क्या हो गया आपका? निम्नुनासिक हो गया। और सभी निम्नुनासिक वर्ण स्वर का कितना संख्या हो गया? जितना स्वर का संख्या हो गया उतना वो निम्नुनासिक स्वर का आपको संख्या हो जाएगा। तो वही है। अब दूसरा में है था अनुनासिक स्वर। अनुनासिक मतलब जिस स्वर के उच्चारण में मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है उसको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक का जो लिपि चिन्ह होता है वह होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वह अनुनासिक का लिपि चिन्ह होता है, यानी सभी जो स्वर है उसके ऊपर में चंद्र बिंदु हम लगा देंगे
तो वह जो है अनुनासिक स्वर कहलाएगा। जैसे अगर हम अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें तो यह अनुनासिक स्वर में गिनती आ जाएगा। अगर हम ओ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें तो यह अनुनासिक स्वर में गिनती आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने पीछे बताए थे कि हम अयोगवाह की चर्चा आगे करेंगे, तो चलिए अयोगवाह वर्ण देख लेते हैं। अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं? वे वर्ण जिसकी मात्राएं स्वर की भांति हैं और उसका जो है उच्चारण व्यंजन की भांति होता है, इसलिए वह न तो स्वर कहलाता है और न ही व्यंजन कहलाता है। इसलिए उसको हम अयोगवाह कहते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। यानी वे वर्ण जिसकी मात्राएं स्वरों की भांति हैं और लेकिन उच्चारण जो है वह व्यंजनों की भांति, व्यंजनों की तरह या भांति होती हैं, इसलिए यह न तो स्वर है और न व्यंजन, इसलिए इसको अलग करके अयोगवाह में रखा गया है। यह दो होते हैं, एक होता है अनुस्वर और दूसरा जो है वो है विसर्ग। एक है अनुस्वर और दूसरा है आपका विसर्ग। दोस्तों, अनुस्वर जो है वह अ के ऊपर जो हम बिंदु लगा देते हैं तो वह हो गया अनुस्वर, और दूसरा जो है विसर्ग। विसर्ग दोस्तों हमेशा संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे स्व, तो यह जो है हमेशा संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात संस्कृत में विसर्ग का ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे हम लिखेंगे बालकः, तो हमें दो विसर्ग यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तब यह बालकः कहलाएगा। और बालकः क्या है? तो यह संस्कृत का शब्द है। चलिए दोस्तों, आगत वर्ण खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम जो है वर्ण के दूसरे भी प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार है आपका व्यंजन। वर्ण को हमने बांटे थे दो भागों में, एक था स्वर और दूसरा था व्यंजन। तो स्वर को तो सभी प्रकार और उसका डिफिनेशन हमने देख लिया। अब हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन कहते हैं किसको? दोस्तों, वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेना पड़ता है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी जिस वर्ण को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेना पड़ता है उसको हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन, चलिए बता स्वर का व्यंजन का एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, व्यंजन का एग्जाम्पल, व्यंजन में कहा गया है कि वे वर्ण जिसके उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लिया जाता है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वरों की सहायता किस में लिया जाता है? चलिए एक व्यंजन का कोई भी हम वर्ण ले लें। जैसे हम क के बारे में बात करेंगे तो क में हमें अ की सहायता लेना पड़ता है। डायरेक्ट हम क नहीं बोल सकते हैं सीधा सीधा, क में हमें स्वर जो है अ उसका उच्चारण लेना पड़ता है। जैसे बोलिए क, तो क में लास्ट में आपको अ बोलाया जाता है। चलिए हम व्यंजन के प्रकार में बात करते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन हम किसको कहते हैं और स्पर्श व्यंजन जो है वह हम किसको कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्पर्श व्यंजन जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग भागों को छूती है, यानी अगर हम किसी वर्ण का या किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जीभ हैं वो हमारे मुख के अंदर अलग अलग अंगों को स्पर्श करता है, इसलिए उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, क वर्ग से लेकर क
क वर्ग से लेकर जो है आपको प वर्ग तक, यानी क वर्ग से प वर्ग तक जितने भी व्यंजन हैं उसका उच्चारण जो है, जीभ जो उसको उच्चारण में जीभ जो है हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करता है, इसलिए उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है वे अंत अस्त व्यंजन, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख में ठहर सी जाती हो, अर्थात जिस व्यंजन को हमें उच्चारण करते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिसके उच्चारण करते समय जैसे लगता है कि हवा मुख में ठहर सा गया हो या जैसे ठहर सा जाता है वैसा अनुभव होता है, उसको व्यंजन को जो है हम अंतः स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस व्यंजन की संख्या जो है कुल 4 है। इस व्यंजन की संख्या आपको कुल 4 है अंतः व्यस्त व्यंजन को, जिसमें आपका होगा या य, र, ल और व। इस व्यंजन के उच्चारण में जो है हवा जो है मुख में कुछ देर के लिए ठहर सी जाती है, इसलिए इसको हम अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। तीसरा है और अंतिम है उष्म व्यंजन, यानी जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाने के बाद गर्मी उत्पन्न करती हैं उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब जिस व्यंजन को हम बोलते हैं और बोलने में जो है मुख में हवा रगड़ से जो मुख में हवा रगड़ होता है उसके कारण जो गर्मी उत्पन्न होता है, इसी कारण हम उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाने के बाद गर्मी उत्पन्न करता है उसको हम जो है उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी कुल संख्या जो है आपको 4 है। वो है आपका पहला तालव्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। दोस्तों आज जो है हमने पूरे वर्ण विचार के बारे में हम पूरे पढ़े थे। वर्ण विचार में हमने देखा वर्ण, वर्णमाला, अयोगवाह वर्ण, फिर देखें वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन, फिर हमने स्वर के प्रकार देखे और व्यंजन के प्रकार देखे। तो आज का स्वर व्यंजन जो है वर्ण विचार जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे व्याकरण से संबंधित, वो भी है जो सिलसिलेवार होगा, लगभग संधि जो है उसके बारे में हम इसके बाद वीडियो में हम व्याकरण में लाएंगे। धन्यवाद।